हाँ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। कमर्शियल लाइवस्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। कमर्शियल लाइवस्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस तरह की एग्रीकल्चर होती है। बेसिकली इस एग्रीकल्चर में दोनों ही चीजें कमर्शियल हैं, लाइवस्टॉक भी कमर्शियल है, क्रॉप फार्मिंग भी कमर्शियल है। सबसे पहला आस्पेक्ट तो ये है, ये वर्ल्ड के उन रीजन्स में की जाती है जिन रीजन्स पे उस लेवल में रेनफॉल नहीं होता है। दूसरा, जो रीजन टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। तीसरा, इसमें कैपिटल इंटेंसिवनेस बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि कैपिटल डोजेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही एक्सटेंसिव फार्म्स मेंटेन करने पड़ते हैं। कई 100 एकड़ के, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे 3-4 हजार एकड़ का एवरेज साइज फार्म होता है, जो बढ़ करके 30-40 हजार एकड़ तक भी चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आपको जो लाइवस्टॉक रियर करना होता है वो साइंटिफिकली करना होता है। सारा का सारा फोकस नस्ल के ऊपर किया जाता है, और सारा का सारा फोकस जो होता है वो पूरी तरह से ब्रीडिंग प्रोसेस के ऊपर होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपर होता है, वैक्सीनेशन प्रोसेस प्रॉपर अपनाया जाता है। पर्टिकुलरली डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट की जाती है जो रेगुलर विजिट्स करती हैं। स्टोर हाउसेस प्रॉपर बनाए जाते हैं जिन्हें बर्न कहा जाता है, जिसमें फीड स्टॉक की जाती है। फॉडर ग्रो करने को मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो फूड क्रॉप लगाई जाती है वो क्रॉप भी इस तरह की लगाई जाती है, क्योंकि उस क्रॉप को अगर आप डायरेक्टली आप बाजार में बेचेंगे तो उसका उतना लाभ नहीं होगा। अल्टीमेटली उस क्रॉप को इस्तेमाल करके आप जानवर को फैटन करिए तो जानवर बेच के फायदा होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, मिक्स्ड कल्टीवेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग में डिफरेंस करना है। मिक्स्ड कल्टीवेशन है जब एक साथ आप 2 से 3 फसलें लगा रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग जब आप क्रॉप एंड लाइवस्टॉक दोनों साथ साथ लगा रहे हैं। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि आप इस तरह की क्रॉप लगाते हैं जिस क्रॉप पर पर्टिकुलरली आप लाइवस्टॉक को फीड करें, ताकि क्रॉप चूंकि एक बल्कि कमोडिटी हो जाएगी और उस लेवल पर मनी भी फैच नहीं करेगी, बशर्ते कि वो क्रॉप खिला के जो जानवर फैट करेंगे, आप जानवर की जो फैटनिंग होगी वो जानवर फिर जितने का बिकेगा वो 4 से 5 गुना ज्यादा कीमत पे बिकेगा। इस पर्पज से आप मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। इसके लिए वर्ल्ड में फेमस है। अगर आप देखें तो साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉर्न बेल्ट, आप पर्टिकुलरली कॉर्न लगाते हैं। और ये कॉर्न बेल्ट का एरिया कौन सा है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ध्यान से देखेंगे तो दिस रीजन, ये डकोटा से लेकर के आयोवा को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सिटी मान करके इस रीजन में फैली हुई है कॉर्न बेल्ट। दिस इज द कॉर्न बेल्ट ऑफ द अमेरिका। ओके, आयोवा इज एट द कोर ऑफ द कॉर्न बेल्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आप अमेरिका की साउथर्न अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना का ये रीजन, दिस रीजन, एंडीज माउंटेन का ईस्टर्न इलाका, दिस रीजन, इस रीजन में वीट उगाया जाता है और फीड किया जाता है किनको, एनिमल्स को। ओके, तो लाइवस्टॉक एंड क्रॉप दोनों कमर्शियल लेवल पर किए जा रहे हैं। क्लियर बात। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन इज द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी लाइवस्टॉक और क्रॉप रियरिंग की जाती है। आई बात समझ में? अब ये सारे अलग अलग लेवल पर किए जाते हैं, सबका पर्पज अलग अलग है। जितना भी आप लाइवस्टॉक रियरिंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसका मेन पर्पज है बीफ। आप बीफ प्रोवाइड करते हैं। जितना भी लाइवस्टॉक रियरिंग होता है साउथर्न अमेरिका में, उसका मेन पर्पज है मटन। जितना भी लाइवस्टॉक रियरिंग होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसका मेन पर्पज है वुल। ऑस्ट्रेलिया नोन फॉर द वुल, साउथ अमेरिका नोन फॉर द मटन, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नोन फॉर द बीफ। सारी की सारी खेती एक्सपोर्ट पर्पज से होती है। तो इट इज अ हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अब एक्सपोर्ट पर्पज से होती है तो मतलब आपको पोर्ट्स तक जाना है, तो हाई लेवल ट्रांसपोर्टेशन लिंक डेवलप होना इसकी प्री कंडीशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन लिंक बहुत ही जबरदस्त डेवलप होता है। फैटनिंग करने के लिए स्पेशल ग्राउंड्स एलोकेट किए जाते हैं, जहां पर लाइवस्टॉक रखा जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया में उनको क्रॉप्स जो उनके नियर बाय एरियाज में लगाई जाती हैं, उनको क्रॉप्स किसी और जगह पर ले जाकर के लाइवस्टॉक को वहां ले जाकर के पर्टिकुलरली रेंचेस में रख करके उन्हें फैटन किया जाता है। और प्रोसेसिंग करने से पहले फैटनिंग प्रोसेस होता है। तो पहले लाइवस्टॉक रियरिंग, देन फैटनिंग, then slaughtering, then processing, then freezing, then drying, then freezing, then canning, then export. Then export to the international market. On farm ही हो रहा है सारा कुछ। सारी प्रैक्टिस ऑन फार्म हो रही है, बट देयर इज अ डिवीजन इन द फार्म। सब कुछ फार्म में डिवीजन है। आई बात समझ में? इस प्रोसेस को अपनाने के लिए हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो यू कैन सी दैट स्लॉटरिंग हाउसेस भी नियर बाय विसिनिटी में रहते हैं, ड्राइंग प्रोसेस भी वहीं पर होते हैं, और फ्रीजिंग प्रोसेस भी सारे वहीं पर होते हैं, कैनिंग प्रोसेस भी वहीं पर होते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लेबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मेथड है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर मिनिमम लेबर विद मैक्सिमम मशीनरी
with heavy doses of seeds and the capitals. आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कॉर्न बेल्ट जो अमेरिका की है वो वर्ल्ड में फेमस बेल्ट है। बहुत ही रिच फार्मर्स होते हैं यहाँ के, पैसा बहुत बड़े पैमाने पर कमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसकी इंटरनेशनल लेवल पर मांग बहुत है। नॉन वेजिटेरियन मार्केट बहुत ही फ्लरिश कर रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और इनको मीट, बीफ और वुल के अलावा बाकी भी सारी जो चीजें रिकवर होती हैं उनको भी इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, जैसे हाइड, हेयर, स्किन और खोर, पैर, सींग, दांत, उनके स्केलेटन, हड्डियां, मेडिसिन इंडस्ट्री में उनकी नसें, स्टिचेस बनाने में, एवरीथिंग, हर चीज का ये इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। क्योंकि स्कैवेंजिंग एक्टिविटी का स्कोप बहुत हो जाता है, जानवर काट रहे हैं, वेस्ट हो रहा है वो, तो यहाँ पर आप लोकल विसिनिटी में नोटिस करेंगे तो पिग, पोक, तो पोक भी बड़ा फेमस रहता है। आप नोटिस करेंगे पोक मीट भी खाते हैं यहाँ के लोग बहुत बड़े पैमाने पर, सुअर का, तो सुअर पाले जाते हैं स्कैवेंजिंग करने के लिए। और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर चिकन भी फेमस है, तो चिकन पाले जाते हैं स्कैवेंजिंग करने के लिए। आई बात समझ में? तो मुद्दे की बात यह है कि ये तरह की क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं। दिस इज कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, सारा का सारा सिस्टम यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? सारा पढ़ लेना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप फार्मिंग आर द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरस फैक्टर्स। 100 हेक्टेयर्स इन द नॉर्थ अमेरिका, द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्म्स आर गेट हाई एक्सपेंडिचर। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मिक्स्ड फार्मिंग रीजन। In mixed crop and livestock farming, the farmer workload is distributed throughout the year. The livestock farmer maintains soil fertility by using a system of crop rotation. ये सारी वही बातें जो पीछे वाले में पढ़ी थी, कुछ भी नया समझाने की जरूरत ही नहीं है। The return in commercial mixed farming is relatively high. Mixed farming requires various types of farm buildings. वो सारी different farm buildings जो भी आपको बताई गई, ठीक है? सारा कुछ भी इसमें न्यू नहीं मिलेगा आपको, सारा का सारा जो पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया गया ना अभी, वही सारा इसमें रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। अगर हम कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की बात करें तो ये किस तरह का होता है? आप देखिए, देयर इज अ वर्ड डेयरी, ये डेयरी फार्मिंग है, तो ये मीट, मटन, बीफ नहीं है, ठीक है? डेयरी फार्मिंग क्या होते हैं? अब होता क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोप। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में बहुत हाई लेवल पर बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म बनाए जाते हैं। डेयरी फार्म बनाने के लिए इनका पर्पस क्या रहता है? दो तरह से ये लोग फीड करते हैं जानवरों को। एक तो ओपन रेंचेस में फीड करते हैं, वो रेंचेस इनके प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। एक स्टॉल फीडिंग की जाती है, इनको पर्पस ही रखा जाता है क्योंकि जो जानवर है उनसे बेस्ट क्वालिटी का दूध लेना है तो ब्रीडिंग बहुत ही मस्त होती है। इनकी गाय इतने बड़े पैमाने पर नियर अबाउट 2 to 3,000 लीटर मिल्क दे जाती है महीने का, बहुत बड़े पैमाने पर दूध देती है, 100 लीटर रोज का दूध देती है। तो ये 100 लीटर दूध देने वाले गाय पालते हैं, तो ब्रीडिंग पे बहुत फोकस, तो ब्रीडिंग पे इतना फोकस, तो मैंने पूरी साइंटिफिक होती है ये प्रैक्टिस। तो दो तरह की प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, दो तरह की कंट्रीज आपको नजर आएंगी, दो तरह की डेयरी फार्मिंग। वो क्या? जो डेयरी फार्मिंग अर्बन एरिया से बहुत क्लोज पाई जाएगी वो डायरेक्टली मिल्क बेचती हैं, और जो डेयरी फार्मिंग इंटीरियर एरिया में पाई जा रही है और मार्केट को सप्लाई पहुंचाना है वो चीज और बटर, इस तरह की चीजें पहुंचाते हैं। मिल्क में कभी डील नहीं करते क्योंकि मिल्क एक खराब होने वाली कमोडिटी है, तो वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि इनको लैंड बहुत चाहिए होता है और ग्रेजिंग लैंड चाहिए होता है, तो ये कभी भी मार्केट एरिया के क्लोज नहीं हो पाती है। ये इंटीरियर एरिया में ही होती हैं जहाँ पे खुला इलाका मौजूद हो। ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं क्योंकि पशुओं की देख रेख से लेकर के दूध दुहाने तक हर प्रोसेस में आपको क्या पॉइंट बता रहा, लेबर फोर्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है क्योंकि अल्टीमेटली दूध दुहाने से लेकर के पशुओं की नहलाना, धुलाना, सफाई करनी, चाहे जितनी मर्जी मशीनरी का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब भी डेयरी फार्मिंग का कंसेप्ट होगा तो आपको लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत बड़े पैमाने पर रहेगी। केनिंग का प्रोसेस और प्रोसेसिंग, किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा इंटेंस रहती है क्योंकि अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि आपको फूड के मिल्क के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनाने हैं, और बाय प्रोडक्ट तभी हो सकते हैं जब आप पास्चराइजेशन प्लांट लगा लें और उसे प्रोसेस करें। तो पास्चराइजेशन और रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी आ जाने की वजह से आज बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगा है और मिल्क प्रोडक्ट बहुत दूर दूर की कंट्रीज में पेनिट्रेट करने लगे हैं। इवन इस तरह का पास्चराइजेशन प्रोसेस है कि 4-4 साल तक भी आप पनीर और बटर को रख सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 4 ईयर्स तक भी हो जाती है, कोई नुकसान नहीं होता। अमूल का ही दूध 3 महीने 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, आप उसको 6 महीने तक पीते रहते हो, खराब ही होता, क्या करते रहते हो। तो मुद्दे की बात यह है डेयरी फार्मिंग में खास तौर पर कैटल रियरिंग की जाती है। कैटल में मेन फोकस काऊ को किया जाता है, काऊ का मिल्क बहुत बड़े पैमाने पर रिकवर किया जाता है। इसके साथ गोट एंड शीप रियरिंग भी की जाती है। इन तीनों चीजों से ही मिल्क प्रोडक्ट रिकवर किए जाते हैं। डेयरी फार्मिंग में मेन फोकस मिल्क प्रोडक्ट्स पर रहता है
और मिल्क प्रोडक्ट निकाल करके डायरेक्टली, अगर अर्बन मार्केट के क्लोज है तो मिल्क डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, और अगर अर्बन मार्केट से दूर है तो आप चीज एंड बटर सप्लाई करते हैं। हाईली साइंटिफिक होता है, बहुत ज्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए, इसको आप प्योर कमर्शियल फार्मिंग कह सकते हैं। किसी तरह से कोई सब्सिस्टेंस प्रोसेस नहीं होता, सारी की सारी प्रोड्यूस जो है वो मार्केट ओरिएंटेड होती है, आर्टिफिशियल पेडिग्रीज दे करके और बहुत बड़े पैमाने पर न्यूट्रिशियस डाइट्स दे करके जो कैटल्स हैं और ये सब जो है उनको डेवलप किया जाता है, ब्रीडिंग इनकी बहुत ज्यादा इंप्रूव और सुपीरियर कर दी जाती है, पेस्ट कंट्रोल प्रॉपर होता है, ट्रीटमेंट बराबर चलता रहता है, प्लांट्स का भी, स्टोरिंग हाउसेस का भी, इनका रहने का भी, स्टड का भी, हर जगह पर इन्फेक्शन ट्रीटमेंट चलता रहता है ताकि ये बीमार ना हो। वर्षा उतनी ज्यादा होती नहीं इन इलाकों में, ड्राई एरियाज में इनको रखा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया इस चीज के लिए जाना माना जाता है पूरी दुनिया में। ये रिच फार्मर्स होते हैं, बट साइज बहुत बड़ा होता है। बस यही इसके बारे में। स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरीकल्चर, नेक्स्ट एग्रीकल्चर टाइप। स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरीकल्चर का क्या कंसेप्ट है? ये हमेशा उस एरिया में किया जाता है जिस एरिया में आपके पास फार्मलैंड काफी कम है, यानी कि फार्म का साइज बहुत ही कम है, पहली बात। दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि फार्म का जो साइज है और पॉपुलेशन की जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन पॉपुलेशन को उस फार्म साइज में किसी भी तरह से क्रॉप्स उगाते हैं अगर आप, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस लेवल पर रिकवर नहीं होगी, और मार्केट वैल्यू अगर उस लेवल पर रिकवर नहीं होती है तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश होगी। इसलिए ये जो रीजन्स हैं पर्टिकुलरली दे आर डेवलप्ड रीजन, ये विकासशील इलाके हैं और उनका विकास हो रखा है। उसका कारण ही ये है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर अर्बन मार्केट से जुड़े हुए हैं। इनके बीच में और अर्बन मार्केट के बीच में कम्युनिकेशन का डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हैं। तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वो इलाके जो बड़े बड़े अर्बन एरियाज़ के साथ कनेक्टेड हैं, वो अर्बन एरिया जो पूरी तरह से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लग चुके हैं और जिनको अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए हर तरह का पदार्थ अपने नियर बाई विसिनिटी से चाहिए, नियर बाई विसिनिटी से हर तरह की सब्जियां उन्हें पहुंचाना और हर तरह के फूल, फल, बाकी चीज़ों की सप्लाई उन तक करना, ये इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो चूँकि ये सारा का सारा धंधा सीधा सीधा बाजार से जुड़ा हुआ है तो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोसेस है, लेकिन सब्जियां उस पैमाने पर उगाना, उन्हें प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके उस एरिया तक ले जाना, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ की जाती है। जो सब्जियां हैं, फल हैं और फूल हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं। हर क्रॉप मैनेजमेंट जो है उसको बहुत ही साइंटिफिकली किया जाता है। प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही ध्यान से की जाती है। दो तरह से प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं, एक फ्रेश और एक फ्रोज़न। फ्रोज़न करने के लिए हर वे में उनकी प्रोसेसिंग एंड कैनिंग की जाती है। रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस इनके पास फुली डेवलप्ड रहता है। इसका बैकबोन है इसका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन बहुत हाई लेवल पर रहता है और इसको आप एक तरह से ट्रक फार्मिंग भी कह सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यहाँ पर ट्रक फार्मिंग की जाती है, जो कि नियर बाय ईस्टर्न एरिया के बाज़ारों तक इसको पहुँचाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके बारे में कुछ नहीं है। मार्केट गार्डन्स आर लोकेटेड जस्ट आउट द सिटी। फार्मर इन दिस स्पेशलाइज इन अदर पर्टिकुलर फूड। स्केल ऑफ फार्मिंग इज स्मॉल। मेथड एम्प्लॉयड टू ग्रो आर जनरली ट्रेडिशनल। द फार्मिंग इज कैपिटल इंटेंसिव एंड साइंटिफिकली मैनेज्ड. Common feature of market garden truck farm is a high degree of commercialization. In addition to market gardening, a modern development in the industry is अच्छा हाँ, ये फैक्ट्री फार्मिंग का कंसेप्ट समझिए। देखिए, आने वाले समय में आपको बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्री फार्मिंग भी नजर आएगी। फैक्ट्री फार्मिंग भी की जाती है। जैसे आपके सामने हॉर्टिकल्चर और ओलेरीकल्चर रखा गया था, इसी के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर लैंड अब और भी कम हो रखे हैं, तो आपको वर्टिकल फार्मिंग भी करनी है। एक कंसेप्ट होता है वर्टिकल फार्मिंग का, चाइना और बाकी कंट्री में अपनाया जाता है। ऊपर की ऊपर फार्मिंग करना, ट्रेस बना करके रखी होती हैं, मिट्टी बिछाई होती है, पानी लगाया होता है, उसमें पौधे लगाना पहला। दूसरा, आप जानवर और पशु भी पालते हैं, पोल्ट्री पालते हैं, पिग पालते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी पालते हैं और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके नियर बाय एरियाज में सेल करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग। ठीक है, जो लैंड से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डिपेंड होती है। एज कम्पेयर टू लैंड, इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर? इस वाले से वर्ड निकल के आता है फैक्ट्री, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हर प्रोसेस, हर काम उस पर्टिकुलर यूनिट में ही अकम्प्लिश कर लिया जाता है और इसमें कुछ नहीं। इसके बाद आता है कलेक्टिव फार्मिंग। देखिए, सेकेंड कोल्ड वॉर 1917 का जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में,
उस बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद सारा का सारा जो लैंड उस टाइम तक जो होता था बड़ी मर्चेंट क्लास के पास होता था, वहाँ पर जो स्मॉल वर्किंग लेबरर्स होते थे उनके पास कोई लैंड नहीं होता था। जैसे ही 1970 का बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ के जो रूलर्स थे, बाद में जो सत्ता बनी, सरकार बनी, उन्होंने सारा का सारा प्राइवेट लैंड लेकर के, जिस प्राइवेट लैंड के दम पर गरीबों के साथ क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन होती थी, सारा का सारा प्राइवेट लैंड लेकर के उसे गवर्नमेंट लैंड में कन्वर्ट कर दिया और इसको दो हिस्सों में बांट दिया। सारा का सारा लैंड गरीबों को दे दिया। इसको दो हिस्सों में कैसे बांटा गया? दो नाम के लैंड बनाए गए, एक कलखोजी और एक सवखोजी। कलखोजी जो बनाए गए वो एक तरह के कम्युनिटी लैंड होते थे, यानी कि विलेजेस को सौंप दिए जाते थे, और सवखोजी जो हुआ करते थे वो एक तरह से सरकारी लैंड होते थे। कम्युनिटी लैंड और सरकारी लैंड, स्टेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। कलखोजी में खेती बाड़ी कैसे की जाती थी? सभी को एकत्रित कर दिया जाता था, सभी लोग अपने हिसाब से वहाँ पर काम करते थे, उन्हीं एक कमेटी बना दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसी कमेटी के मेंबर सारे काम डिस्ट्रीब्यूट करते थे एक दूसरे को। जो जिस भी लेवल पर काम करता था उसका टाइम ऑफ वर्क, उसका वर्क डन, कितना वर्क करा, और उसकी स्किल ऑफ वर्क, इन तीनों पर बेस्ड जो भी कमाई होती थी उसके हिसाब से उसको उसका हिस्सा, उसका रेम्यूनरेशन दे दिया जाता था। इस तरह से कलखोजियों में काम होता था। जो पैदावार होती थी, उस जो रेवेन्यू लेती थी सरकार, वो फिक्स होता था, और चूंकि रेवेन्यू फिक्स है तो जो वर्कर है उसे पता होता था कि अगर हम ज़्यादा पैदा करेंगे तो वो हमारे पास ही रहेगा, इसलिए बहुत ही प्रोडक्टिव प्रैक्टिस माना जाता था। वो ज़्यादा पैदा करने का प्रयास करते थे। लैंड जो है वो कलखोजी लैंड जो है वो लीज पे दे दिया जाता था। 99 से 100 साल की लीज दे दी जाती थी और लीज सरकार के पास रहती थी। इसमें सरकार का बहुत ही कम दखल रहता था। फार्मर जो है वो अपने मन से ये तैयार कर सकता था उसे क्या फसल लगानी है। अल्टीमेटली जहाँ पर भी यूएसएसआर का कंट्रोल रहा, ये उन एरियाज में ये खेती पाई जाती थी। जैसे यूरोप के ईस्टर्न एरिया में बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, पोलैंड, ईस्टर्न जर्मनी और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। इसके बाहर भी कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे जहाँ पर ऐसा प्रोसेस देखा जाता है। इसके अलावा सुखोजी आता है। सुखोजी स्ट्रीट लैंड होता है और इसमें सीधा स्टेट फार्मिंग कराता है, और जहाँ जो इसमें लोग किसानी करते हैं वो परमानेंट लेबरर होते हैं और उनको परमानेंट सैलरी दी जाती है, तनख्वाह पर रख करके उनसे खेती करवाई जाती है। इसमें हर तरह का प्रोसेस सरकार के द्वारा बताया जाता है, किस तरह की खेती करनी है, कितने लेवल पर करनी, क्या लगाना है, कब काटना है, ये सब कुछ मेंशन होता है। यानी कि जो खेतों में काम करने वाला होता है उसको किसी तरह की आज़ादी नहीं होती है। इसको कलेक्टिव फार्म कहा जाता है। चाइना में इसी प्रोसेस को कम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि जब ये सारा सिस्टम शुरू किया गया, बहुत ही नायाब सिस्टम था। इसके तहत जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको काफ़ी डेवलप किया गया। इसी में स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्टल्स बनाए जाते हैं, कम्युनिटी किचन्स बनाई जाती हैं, रहने लायक एरिया और स्टोरेज हाउसेस बनाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये डेवलपमेंट करता है, रहने लायक एरिया बनाता है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, ये सारा कुछ इसमें बनाया जाता है। कम्युनिटी किचन्स होती हैं, तो ये विकास ओरिएंटेड होता है, अपने रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये खुद ही डेवलप कर लेता है। बट धीरे धीरे ये सारा सिस्टम अब्यूसिव होने लगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जो रेम्यूनरेशन था उस लेवल पर दिया नहीं जाता था। हार्ड वर्कर को जो अपर ऑपरेशनल क्लासेस थी, जो मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, कमेटी मेंबर्स थे, वो सारा का सारा मज़ा मारने लगे। धीरे धीरे जब वर्कर को ये पता लगाने लगा कि मुझे शेयर नहीं मिलेगा, उसने काम उस लेवल पर करना बंद कर दिया। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये हो गया कि इनको अपने गुजारे बसर के लिए एक्स्ट्रा लैंड भी दे दिया जाता था, 1-1.5 एकड़। ऐसा बोला जाता था कि कलखोजी और सबखोजी के अलावा आप 1-1.5 हेक्टेयर अपने लिए भी मेंटेन कर सकते हैं। उस 1-1.5 हेक्टेयर, सभी लोगों के 1-1.5 हेक्टेयर से पैदावार ज़्यादा होने लग गई थी एज़ कम्पेयर टू कलखोजी और सबखोजी। लैंड का साइज़ कलखोजी में बहुत बड़ा हुआ करता था, लगभग कई बारी लैंड 98,000 एकड़ का भी हुआ करता था। तो इतना बड़ा लैंड भी हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े कलखोजी हुआ करते हैं। यही है कि बहुत ही एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। फार्म इक्विपमेंट, फार्म मशीनरीज लेटेस्ट यूज़ की जाती हैं। सारी की सारी कम्युनिटी आपस में मिलकर के खेती करती हैं। जितना जिसने वर्क डन करा है, जितना टाइम दिया, जितने स्किल दिए, उस हिसाब से उसको रेम्यूनरेशन दे दिया जाता है। पैदावार पर जो कंट्रोल होता है वो कमेटी का होता है, कमेटी उन्हीं मेंबरों से चुनी जाती है। एक तरह का कम्युनिटी एग्रीकल्चर सिस्टम है। कम्यूनल हाउसिंग, कम्यूनल स्कूल, कम्यूनल किचन, सब कुछ वहीं पर बनाया जाता है। इसी तरह से सबखोजी है जो पूरा का पूरा स्टेट के लिए किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आप जानते हैं क्या क्या प्लांटेशन लगाए जाते हैं। मलेशिया में किस तरह के, इंडोनेशिया में किस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं। वहाँ पर फिलीपाइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्पेन और अमेरिका दबदबा बनाए रखता है, और वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर बनाना ट्रीज लगाए जाएंगे, शुगर केन लगाए जाएंगे और कोकोनट लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर टोबैको लगाया जाएगा और बनाना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मलेशिया, इंडोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर रबर प्लांटेशन की जाती है। तो इंडोनेशिया को डेवलप करने का काम किया किसी ज़माने में डचों ने। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ और कॉफ़ी लगाने का काम किया फ्रांसीसियों ने।
इसके अलावा ईस्टर्न अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर कॉफ़ी और टी प्लांटेशन लगाने का काम किया ब्रिटिशर्स ने। तो डिफरेंट भारत में और श्रीलंका में टी लगाने का और कॉफ़ी लगाने का काम किया ब्रिटिशर्स ने। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में इन यूरोपियंस ने ये काम किए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो बड़े बड़े प्लांटेशन साइट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मलैंड्स होते हैं, लगभग 40 से 50 हेक्टेयर के होते हैं। लोकल लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। जो हाई क्लास स्किल्ड एग्रीकल्चर टेक्निकल स्टाफ हैं वो वहाँ पर परमानेंट अपने घर बना करके रहता है। ऑन प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का लिंक बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि आपको ये जो सारा का सारा प्रोसेस लगाना है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्टेट डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो उसको बियर करनी है जो उसको डेवलप कर रहा है। दूसरा, इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है। जेस्टेशन पीरियड की खासियत ये है कि जब आप प्लांट लगाते हैं 5 से 6 साल बाद उसमें फल आना शुरू होता है। कॉफ़ी है, ट्री है, कुछ भी है, 5 से 6 साल के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तीसरा, जो भी स्टाफ आप वहाँ पर रख रहे हैं वो बहुत ही, उसके लिए बहुत सारी सहूलतें, घर से दूर होता है, बहुत सारे लग्जरी अपार्टमेंट, रहन सहन, एजुकेशन, स्कूल, लाइब्रेरी, हर चीज़ की सुविधा करनी पड़ती है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोकल लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको रेम्यूनरेशन उस लेवल पर नहीं दिया जाता। सारी की सारी मलाई अपर मैनेजमेंट क्लास मार करके चली जाती है, जबकि लोकल लेबर ही एक्चुअली में स्किल्ड लेबर होती है। इसमें बहुत हाई लेवल पर लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोकल कस्टम एंड मैनर को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर लैंड एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ के लोकल लोगों को तनख्वाहें उस लेवल पर मिलती नहीं, लेकिन अपना गुजारा करने के लिए जो फसल खानी चाहिए, जो क्रॉप चाहिए, वो क्रॉप इंपोर्ट करानी पड़ती है, क्योंकि इस एरिया में तो प्लांटेशन क्रॉप हो रही है। तो खाने लायक खाना जो है वो इंपोर्ट कराना पड़ता है, और जो खाना उगाया जाता है उससे जो लाभ हो रहा है वो उनको नहीं दिया जाता, वो उनको दिया जाता है जो आउटसाइडर आकर के प्लांटेशन कर रहा है। वर्ल्ड लेवल पर जितने भी प्लांटेशन है आज की डेट में उनको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज रेगुलेट कर रही हैं, जिनको पीछे किसी जमाने में कॉलोनियलिस्ट पावर यूज करती थी। नियो कॉलोनियलिज्म के दौर में वही कॉलोनियलिस्ट पावर बिग कॉर्पोरेट्स बन गए हैं और आज उनको वो बड़े भाई बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज द कंसेप्ट। सारे के सारे फार्म साइंटिफिकली ट्रीटेड होते हैं। पेस्ट इन्फेक्ट कंट्रोल से बचाने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस होती रहती हैं। कटिंग, प्रूनिंग, मैनेजमेंट बहुत ही साइंटिफिकली होती है ताकि मैक्सिमम यील्ड मिले। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांटेशन क्रॉप में, और क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। उसी के बेसिस पर इसकी मार्केट डेवलप होती है। ये पूरे का पूरा एक्टिविटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, और इसको आप ट्रू एक्सपोर्ट कमर्शियल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। इट इज़ अ हाईली कमर्शियल एग्रीकल्चर, नॉट सबसिस्टेंस। जो भी उगाया जाता है खुद खाया नहीं जाता, सारा का सारा बेचा जाता है, और बेचा भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इट इज़ अ काइंडली ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। यही है प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। देखिए, जब आप सेंट्रल एशिया की बात करेंगे ना, दिस रीजन, इस रीजन में, और जो यहाँ पर टैगा टुंड्रा, जो यहाँ पर टैगा क्लाइमेट है ना, टैगा क्लाइमेट में आपको ट्रीज पाए जाते हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज। तो ये जो सॉफ्टवुड ट्रीज हैं, जैसे कि इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट सॉइल जो होती है, इसमें पेड़ों की डोमिनेंस की वजह से जो सॉइल है उसमें एसिडिटी का कंटेंट बढ़ जाता है और सॉइल एसिडिक हो जाती है। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि वो सॉइल जो हायर लैटिट्यूड्स में, दोनों ही लैटिट्यूड्स में, चाहे लोअर और हायर हो, जहां पे भी फॉरेस्ट का डोमिनेंस है, वहां पर जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए उस लेवल पर फर्टाइल नहीं है। अगर आप लो लैटिट्यूड की बात करेंगे तो लीचिंग हो जाती है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सारा का सारा बरसात के पानी के साथ घुल करके लीच आउट हो जाता है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी जो पेंडिंग सॉइल बच जाती है वो हाईली कह सकते हैं आपकी माल नरिश्ड होती है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, तो खेती नहीं कर सकते आप। इसी तरह से जो फॉरेस्ट, जो हाई लैटिट्यूड के फॉरेस्ट एरियाज हैं, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाने की वजह से जो सॉइल है उसका नेचर चेंज हो जाता है, और इस सॉइल को हम पर्टिकुलरली चरनोजम सॉइल कहते हैं। ये जो चरनोजम सॉइल होती है, ऐसा जो मैंने समझा है इसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर के लिए उतनी सुटेबल नहीं है, बट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट की गई अमेरिका की और यूरोप की इंटरवेंशन से। ये सारा का सारा रीजन जो है, इस रीजन में कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट की गई। धीरे धीरे इसके साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स की वजह से आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत बेस्ट मानी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ वीट कल्टीवेशन। तो चरनोजम सॉइल को बहुत बड़े पैमाने पर वीट कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। मैंने जब पढ़ा था नेट से तो उसमें लिखा था कि ह्यूमस कंटेंट ज्यादा, तो ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होने से एसिडिक, ह्यूमस कंटेंट वही ना, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं ना, इसकी वजह से एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है उसके अंदर। ठीक है, दो तरह की सॉइल होती है ना, एक एल्कलाइन और एक थोड़ी सी एसिडिक। तो जहां पर भी जैसे जो पर्वत रहेंगे, पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे लगे रहेंगे, या फॉरेस्ट वाला जो भी एरिया होगा, उसमें आप कभी भी जब भी ह्यूमस कंटेंट हाई पड़े तो इसको ब्लैक सॉइल से कंपेयर नहीं करना,
क्योंकि ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है उसका ह्यूमस कंटेंट हाई इसलिए रहता है। ब्लैक सॉइल जो होती है वो कुछ इस तरह के रीजन में पाई जाती है जहाँ पर ड्राई एंड वेट स्पेल्स बहुत इमीडिएटली आते हैं, और इमीडिएट ड्राई एंड वेट स्पेल्स की वजह से जो सॉइल है वो थोड़ी सी शैलो रहती है, और इसकी वजह से उसमें क्रैक्स बहुत बड़े बनते हैं। तो वो जो क्रैक्स हैं उनके बीच में जब पत्तियां, बीज और ये सारी चीजें जाती हैं तो वो ह्यूमस में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ह्यूमस बहुत ज्यादा है ब्लैक सॉइल के अंदर। लेकिन उसके उल्ट ये जो आपने सॉइल चेरनोजेम सॉइल है, इसमें चूंकि फॉरेस्ट का इम्पैक्ट रहता है और पत्तों के गिर जाने की वजह से एसिडिक कंटेंट उसमें डेवलप हो जाता है, इसलिए चेरनोजेम सॉइल बन जाती है ये। ठीक है, इसलिए उसमें एग्रीकल्चर उस लेवल पे नहीं कर सकते आप। तो उसको एग्रीकल्चर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सॉइल को थोड़ा सा एल्कलाइन बना देते हैं और फिर सॉइल जो है वो गुड हो जाती है। आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर वीट की कल्टीवेशन हो रही है, उसको साइंटिफिकली ट्रीट करके उसके एसिडिटी कंटेंट को आपने बेसिसिटी के साथ न्यूट्रल कर दिया है, और वो ठीक है, खेती बाड़ी के लिए अच्छी है। तो 2-3 चीजें हमेशा ध्यान में रखना। सॉइल का नेचर सॉइल का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जिस्टिंग सॉइल होती है उसका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने के लिए कि सॉइल में ह्यूमस कंटेंट डेवलप होगा या नहीं होगा। अगर आप रेगिस्तान में जाकर के आर्टिफिशियली वहां पर पत्ते गिरा देंगे और आप ये चाहेंगे कि वहां पर ह्यूमस कंटेंट बन जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो सैंड है उसका टेक्सचर बहुत ही लूज है और वो कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते पत्तों को, तो इसकी वजह से वो डार्कन रिजिम क्रिएट नहीं होगा, अल्टीमेटली ह्यूमस बनेगी नहीं वहां पर। तो जो जहां पर भी ये पत्ते बिछाए जाते हैं, जो आपने वीट्स या राइस स्ट्रॉज जो भी बिछाए जाते हैं, ये अल्टीमेटली ड्राई एरियाज होते हैं। और ड्राई एरियाज में जब इस तरह से आर्टिफिशियली आप ये चीजें करते हैं तो वो डैम्प एटीट्यूड, जो डैम्प माहौल है, वो डैम्प माहौल नहीं होता है वहां पर। जो डिकम्पोजिशन उस लेवल पर जो स्ट्रॉज बिछाए हैं उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होने देता है। तो जब डिकम्पोजिशन नहीं होगी उस लेवल पर, तो ह्यूमस कंटेंट भी उस लेवल पर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, अगर यही सारा काम आप ह्यूमिड रीजन में करते हैं, मान लीजिए वहां पर एक केस स्टडी सपोज करते हैं कि फॉरेस्ट नहीं है बाय नेचर, होने हैं फॉरेस्ट तो होने ही है, ह्यूमिड है, पर मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं है बाय नेचर और वहां पर जाकर के आप इस तरह से मल्चिंग कर रहे हैं, एक लेयर आप बिछा रहे हैं, तो इतना डैम्प मॉइस्ट वाटर वेपर्स का, एटमॉस्फेयर का इतना का प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेयर इतना का डैम्प रहेगा कि वो जो आपने जो भी बिछाया होगा वो बहुत ही जल्दी मल्चिंग जो भी करी आपने बहुत जल्दी ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटीज बहुत फास्ट रहेंगी। तो किसी भी तरह से अगर आप ह्यूमस क्रिएट करना चाहते हैं तो बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। बैक्टीरियल एक्टिविटी तभी फास्ट होगी जब भी वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, क्योंकि बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे नीड वाटर, और वाटर अवेलेबिलिटी तभी होगी जब भी वो रीजन थोड़ा सा वेट होगा और उसमें वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि